और आपने देखा जो CBT1 है उसका रिजल्ट आने के सिर्फ 20 से 25 दिन इंडियन रेलवे ने टाइम दिया है CBT2 के प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे जो CBT2 होगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर मान लो कि आपकी टाइपिंग और जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए CBAT होती है वो भी हो जाएगा। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है स्पेशली इंडियन रेलवे का ना NTPC में, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि लॉट ऑफ पोस्टें हैं लेवल 5 की या फिर लेवल 6 की, फिर किसी भी लेवल की बात करो तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। तो आप देखो यहाँ पे जब आप सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करोगे तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपने सारे कट ऑफ क्लियर कर लिए। मान लो जिस कट ऑफ को आपने क्लियर नहीं किया है CBT1 में उसको आप अपने से ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बारी बारी सारी चीजें बताऊंगा। जो CBT1 है आपको पता है कॉमन इन नेचर था, मतलब सिर्फ एक पेपर हुआ था। जो CBT2 है वो भी 13 तारीख को सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है, मतलब कॉमन होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा, अलग अलग लेवल का, लेकिन पिछली बार अलग अलग हुआ था, ठीक है। अब जब CBT2 होगा उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने से ही पहले आपका CBAT होगा। CBAT किसके लिए होता है, स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट के लिए आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, रिजल्ट आने से पहले। और टाइपिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2 पोस्ट पे है, एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा है JAA, तो टाइपिंग हो जाएगा इन दोनों पोस्ट के लिए। अब देखो इसके बाद जो है ना वो असली स्टार्ट होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब जब CBAT हो जाएगा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक साथ होता है। आज DV हुआ और अगले दिन या फिर 1 से 2 दिन बाद मेडिकल हो जाता है, यही रूल होता है NTPC का। जो 2 है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टाइपिंग भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, CBAT भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो CBT2 का जो मार्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। अब CBAT उन्होंने करा दिया, टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग उन्होंने करा दिया। अब रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा स्टेशन मास्टर का। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी CBAT का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है उन स्टूडेंट्स को लेते हुए CBT2 का रिजल्ट जारी होगा स्टेशन मास्टर के लिए, और उन्हीं स्टूडेंट्स का DV होगा और साथ ही साथ मेडिकल होगा। समझ गए? तो ये हो गया स्टेशन मास्टर का। सबसे पहले किसका होगा प्रोसेस, तो स्टेशन मास्टर का होगा। उसके बाद जो भी CBAT फेल कर गया या फिर CBAT में नहीं गया, ठीक है, उसको दूसरा चांस मिलेगा, कौन सा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। लेकिन ध्यान रखना आपने कट ऑफ क्लियर किया होगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, तभी आपको चांस मिलेगा, ठीक है। अब देखो CC मतलब CCC-TS जो है इसका पोस्ट के लिए कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा DV और साथ ही साथ मेडिकल। और इसकी कटअप भी अच्छी खासी जाती है क्योंकि इसमें कोई भी CBAT वगैरह नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, डायरेक्टली इसमें होता है, तो इस वजह से इसमें DV मेडिकल इसकी डायरेक्ट हो जाएगी। अगर मान लो इस दोनों भी पोस्ट के लिए आपने फेल कर दिया या फिर आपका कटअप नहीं निकला, अब ये जो 3 यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 3 इनका एक साथ DV और मेडिकल होता है। अब DV मेडिकल के लिए ना, यहाँ पे देखो मैं चीजें बिल्कुल समझा रहा हूँ, DV प्लस मेडिकल के लिए इन तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। जो भी ट्रेन मतलब जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और JAA, इन तीनों को बुलाया जाएगा DV और मेडिकल दोनों के लिए। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा जिन्होंने भी टाइपिंग और स्किल टेस्ट निकाल रखा है, यानी कि टाइपिंग और स्किल टेस्ट निकालने के बाद भी एक रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उन जिन्होंने निकाल रखा है उनको DV प्लस मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब DV मेडिकल के लिए मान लो आपने पहला प्रेफरेंस डाल रखा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, ये है आपका पहला प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर, लेकिन DV होगा फिर मेडिकल होगा। मेडिकल में मिल गया आपका, मान लो आपको मिल गया C2, ठीक है, लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या है आपका, गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पे ही सब असली जो है ना वो गेम है, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं, यहाँ पे चीजें सिंपल है, मेन है यहाँ पे लेवल 5 में। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, मान लो आपने पहला प्रेफरेंस डाला है गुड्स ट्रेन मैनेजर और आपका आई का पावर मिल गया मेडिकल में C2, ठीक है। तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा ना फाइनल, तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तो A2 है, आपको पता है गुड्स ट्रेन मैनेजर में, और सीनियर क्लर्क में क्या है, ये मान लो आपका दूसरा प्रेफरेंस था और तीसरा प्रेफरेंस क्या था, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट था। लेकिन आपने तीनों कट ऑफ क्लियर कर रखा है। अब जब आपने तीनों का कट ऑफ क्लियर कर रखा है तो आपको तीसरी वाली पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो आई का पावर होगा C2 है, और C2 किस में आता है, तो भाई JAA में आता है, क्योंकि जो सीनियर क्लर्क कैटेगरी है इसमें B2 आता है, यहाँ पे मेरे A2 आता है, इसमें C2 आता है, ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है। अब इसी तरीके से 2-3 एग्जांपल और मैं देता हूं। मान लो कि आपका पहला प्रेफरेंस था, जैसे मेरा जो पहला प्रेफरेंस था वो था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस था ये दूसरा प्रेफरेंस था और ये पहला प्रेफरेंस था, ठीक है। मैंने तो कट ऑफ सारे क्लियर कर लिए थे, लेकिन मेडिकल में मुझे B2 नहीं मिला, मुझे मिल गया C2, तो मुझे पहला प्रेफरेंस नहीं मिला, मुझे मिल गया जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, समझ गया। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का, ठीक है। और अगर आप एक बार में ही कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, मान लो आपकी आई का पावर है A2, मेडिकल में मिल गया आपको A2 और आपका पहला प्रेफरेंस था गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो आपको पहला प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर ही मिल जाएगा। या फिर अगर आपका आई का पावर A2 ही है मेडिकल में, लेकिन आपका पहला प्रेफरेंस जूनियर अकाउंट असिस्टेंट था जो कि C2 वाली पोस्ट है, तो भी आपको मिल जाएगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट,
समझ गए, चीजें बिल्कुल सिंपल। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लेना, ठीक है। तो रिजल्ट कई बार आता है लेवल 2 के CBT 2 के बाद। देखो बहुत सारे कंफ्यूज है कि भाई कोई भी टाइपिंग का क्या हमें सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, तो कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन जब आपका CBT 2 हो जाएगा तो उसके बाद एक लिंक एक्टिवेट होता है जिसमें अपनी आपको टाइपिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है। तो वहां पे आप टाइपिंग लैंग्वेज चूज कर लेना। और देखो हालांकि उतना ज्यादा ये सीरियस चीज नहीं होता है, आप जब आपकी टाइपिंग होगी उस टाइम पे भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो सकता है कि इस बार इन्होंने कुछ चेंज किया और रेलवे ने, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको अपना टाइपिंग किस लैंग्वेज में दोगे वो सेलेक्ट करना होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना। अब जब इंग्लिश है वो 30 वर्ड पर मिनट होता है, आपको लग रहा होगा काफी कम है, लेकिन बताऊंगा कि कम क्यों है। हिंदी जो है वो 25 वर्ड पर मिनट होता है, कोई भी बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, इसीलिए 30 वर्ड पर मिनट भी काफी ज्यादा टफ होता है। कोई भी आप बैक स्पेस से कोई भी चीज काट नहीं सकते। अगर आपने कैप्स लॉक में सारी चीजें टाइप कर दी तो समझ लो कि पूरा आपका बेड़ा गर्क हो गया। तो कोई भी बैक स्पेस वर्क नहीं करता है। कोई भी जो आप टाइप करते जाते हैं तो कोई भी आपको जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट नहीं रहता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा टाइप किया है, बस आप देख पाओगे कि हाँ मैंने ये टाइप किया है। तो ये चीज भी थोड़ी सी टफ होती है। और ऑटो स्क्रॉलिंग भी नहीं होता है कि आप टाइप करते जा रहे हो तो आपका जो पैसेज है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, वैसा भी नहीं होता है, आपको खुद से स्क्रॉल करना होता है। लेकिन जो पैसेज आता है वो नॉर्मल ही होता है, उसमें सारी चीजें अंक वगैरह भी थोड़े बहुत मिक्स होते हैं, लगभग 5 to 10% थोड़े नंबर भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते हैं, और 90 to 95% जो है वो आपके नॉर्मल ऐसे इस टाइप के टाइपिंग है, लैंग्वेज है, इंडियन रेलवेज है, इंडिपेंडेंस है, थोड़े टफ वर्ड। जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, मतलब 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं। जीके 50 है, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35। अभी से याद रखना है आपको कि आपको कोई भी ये डिसाइड नहीं करना है। बहुत से लोग पूछे थे कि भाई मेरा सेफ स्कोर क्या होगा, आपको 100% लेके आना है, ऐसा सोच के जाना है, और ऐसी ही आपको 15 से 18 दिन प्रिपरेशन करनी है। अब 100% तो आएगा नहीं, ये आपको पता है, हमको पता है, लेकिन आप थिंकिंग बनाओगे तो आप उसी के डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे, ठीक है। मैथ्स में और रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 लेके आना ही है, तभी आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप देख रहे हो सीट कितनी कम है। जनरल अवेयरनेस में जितना हो सके उतना सही करना, वो मैं बताऊंगा कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हो। टोटल डेज हमें पता है कि यार 15 से 18 दिन के आसपास है, मान के चलता हूँ 18 दिन। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो, आपको रिवीजन करना है, एक एक चीज ध्यान देना, आपको रिवीजन करना है, मॉक देना है, फुल मॉक भी देना है और सेक्शनल मॉक भी देना है, डेली देना है, ठीक है। जितना मैक्सिमम हो सके उतना सेक्शनल मॉक देना है, और फुल मॉक तो डेली एक देना ही देना है। और कुछ नए टॉपिक भी हैं, उनको 10 से 15 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के। ये चीज ध्यान देना, जो भी आपके टॉपिक प्रिपेयर नहीं होंगी उनको 2 से 3 दिन लगा के प्रिपेयर कर लेना, तभी मैथ और रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको 2 साल फिर वेट करना पड़ेगा नई वैकेंसी के लिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी आप मॉक सॉल्व करो, दिमाग बैठाओ कि मुझे स्पीड और साथ साथ एक्यूरेसी, इसको अपने दिमाग पर जब आप फोर्स डालोगे ना, जब भी मॉक दोगे, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। अब देखो रिवीजन क्या क्या करना है। लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, जब लास्ट टाइम होता है तो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और कोई भी चीज ढंग से नहीं होती। और जो चीज मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, वो सब आपको भी पता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीज दिमाग में नहीं आती, इसलिए मैं चीज बता रहा हूँ। उसके PDF भी डाल दूंगा, आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, भाई ये चीजें बताई थी और ये चीजें मुझे करनी है, ठीक है। तो आप इजीली सारी चीजें कर ले जाओगे। अब देखो फार्मूला जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मीन मीडियन मोड, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जितने भी फार्मूला, जितने भी चैप्टर हैं, सबको अच्छे से याद करना। जितने भी थ्योरम्स हैं एडवांस मैथ के, सर्कल्स के और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, सब कुछ आपको थ्योरम्स वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज, सारी आइडेंटिटी वगैरह याद होनी चाहिए। कंसेप्ट जितने भी हैं, आपने अपना जो नोट्स बनाते हो उसमें कंसेप्ट लिखते हो, कुछ शॉर्टकट लिखते हो, उसको रिवाइज कर लेना। रिवीजन इज द की। टाइप वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए हर एक टाइप के क्वेश्चन लगा लेना, स्पेशली टाइम एंड वर्क के, ठीक है। टाइम एंड वर्क के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो नहीं बन पाते हैं। और इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के जब 4 साल पूछ देते हैं, 3 साल पूछ देते हैं तो नहीं बन पाते हैं। फिर फ्रैक्शन में पूछ देता है, टाइम दे देता है, तब नहीं बन पाते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से लगा लेना, ठीक है। अब रीजनिंग है, आपका जो कंसेप्ट होगा, जैसे बहुत सारे आपके टॉपिक होंगे जो बार बार गलत होते हैं, सीरीज वगैरह क्वेश्चन या फिर बैठक व्यवस्था क्वेश्चन, इस तरीके से जो भी टॉपिक आपका व्यू होगा उसका कंसेप्ट अच्छे से आप दोहरा लेना, ठीक है। लिख के और दिमाग बैठाना, भाई ऐसे ही होता है। और एग्जाम पता है जब से TCS करा रही है, हर बार लगभग एक ही टाइप का पेपर आता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जब नंबर जो है ना वो चेंज होते हैं, वैल्यू चेंज होती है, तो आपको सब कंसेप्ट जब याद रहेगा तो एग्जाम में आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इनका सिर्फ आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आपको बुक नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं रह गया है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी 2 साल में जो हो रखे हैं उनको, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पे जो SSC वगैरह क्वेश्चन पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के लास्ट 2024 के, उनको सिर्फ करना है, ठीक है। समझ गए, 2024 के जो क्वेश्चन है उनको कर लेना ये। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है, मैंने 20 से 30 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, उनको ही कर लो क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया है। मेन चीज है रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। और
और कंप्यूटर के लिए पूछ रहे थे उसमें भाई कंप्यूटर में कहाँ से करूँ, तो मैंने 3 से 4 टॉपिक पढ़ा भी रखा है, उसको कर लेना और प्रीवियस ईयर कर लेना, बस वो इंपॉर्टेंट, वो ही मोर देन इनफ है, आराम से वहां से आ जाएंगे। बहुत भी ज्यादा टफ कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। करंट अफेयर जो कि सबसे बड़ा सर दर्द है, लेकिन आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, मैंने 40 से 50 घंटे लगा के मैंने एक एक बुक को ढूंढा है, एक एक टीचर को ढूंढा है, लेकिन क्वेश्चन 2021 से पूछ देगा। अब मैं आपको क्या बोलूं कि 21 का पूरा करंट अफेयर पढ़ जाओ, 2019 का भी पूछ दे रहा है कभी कभी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, जो जेन्युइन चीजें वही कर सकते हैं। जैसे कि 12 से 14 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ जाओ, 2 ही सोर्स यूज करना, मंथली के लिए आप इंडोलोगस को यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो क्या नाम है, कुमार गौरव जो सर हैं उनका भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वीकली वाली या फिर मंथली वाली, वहां से 2 जगह है जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और जो बुक है वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक वही होता है, खेल कूद और बाकी चीजें, वहीं से क्वेश्चन आता है। मैंने फिर से एनालिसिस किया है अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम, ठीक है, तो वहां से जाके आप जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आप स्पीडी से पढ़ लेना, ठीक है, स्पीडी से या फिर एडुटेरिया से पढ़ लेना, और बाकी कोई भी बुक लेने का जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि अगर बहुत टफ एग्जाम आएगा तो कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स कर पाएंगे, और मैक्सिमम यार देखो 15 से 16 के आसपास करंट अफेयर आने के चांसेस हैं। तो अगर आप इतना अच्छे से ईमानदारी से पढ़े रहोगे ना एक एक चीज, तो एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। लेकिन पढ़े रहोगे तब ये मत सोचो कि यार कहीं से आता ही नहीं तो तैयारी ही नहीं करूं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं भी यही सोचता था कि कहीं से आएगा ही नहीं तो मैं पढ़ूं क्या, सबसे अलग करने के चक्कर में ना कुछ नहीं हो पाता है, तो ये चीज ध्यान देना। अब जो मॉक है, मॉक डेली एक देना है, लेकिन कोशिश करना कि आप सुबह में देना, क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश रहता है। तो हम किस तरीके से मॉक को टेकल करते हैं ना, वो माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मॉर्निंग में एक मॉक जरूर देना, CBT 2 का मॉक दे लेना। टेक्स्ट बुक पे जाना, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि कहीं लाइव टेस्ट फ्री में चल रहा है, ये चल रहा है, उसका अब जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ मॉक देना इसलिए ताकि आप एग्जाम हाल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कर पाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि SSC CGL जो 2024 का पेपर है TCS वाला, उसको भी 5 से 6 दे लेना, जितना भी आपके पास टाइम मिलता है, ठीक है, 5 से 6 दे लेना, जिससे आपका जो टाइम है और जो आपका स्पीड है और एक्यूरेसी है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगी, भाई मैं CGL के मॉक लगा के गया हूँ NTPC CBT 2 का एग्जाम देने, सेम मैंने भी यही किया था, और बहुत ईजिली आराम से 100 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप CBT 2 का एग्जाम SSC CGL का एग्जाम मॉक को देके जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देके जाना, जितना मैक्सिमम हो सके उतना देना। जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह पे, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपने ऑब्वियसली खरीद रखा होगा उनका जो प्रो वगैरह है, तो उससे आप कोशिश करोगे मैं पूरा टेक्स्ट बुक का 400 लगाया हूं तो पूरा का पूरा खत्म कर दूं। तो जितने सेक्शनल मॉक्स हैं आपके SSC के या फिर रेलवे के जो रिसेंट 2024 में हो रखे हैं, या फिर 25 में थोड़े बहुत जो एग्जाम हो रखे हैं, SSC के नहीं 25 में रेलवे और 24 में SSC, इनको जरूर करके जाना प्रीवियस ईयर, और साथ साथ जो मिक्स क्वेश्चन है उनको। तो बस आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, मैं आप बता रहा हूँ कि आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, बस 2 चीजें करनी है, ठीक है। और ज्यादा बुक वगैरह टीचर वगैरह के पास ज्यादा भागोगे तो लास्ट टाइम में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट टाइम में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको तो जरूर लगा के जाना, NTPC ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स अच्छा भी था CBT 1 में, फिर भी ये चीज नहीं करेंगे, तो उनको ये चीज बता दे रहा हूँ कि ये चीज कर लेना और एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखो यार आपने CBT 1 क्लियर किया, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी, आपने ऑलरेडी आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वो होता है ना सोने पे सुहागा, वो चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि आपने जो कर रखा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रखा है, बस कुछ चीजें लास्ट मोमेंट पे अच्छा इस चीज को ऐड कर लोगे तो आपका स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। आपका जो ओल्ड कंटेंट है और वही जेन्युइन था, सबसे इफेक्टिव था, तो उसको ही आप करना और वहीं उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना जहां से आपने ऑलरेडी कर रखा है। मॉक की जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़े बहुत आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। स्किपिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में अगर आपके 10 क्वेश्चन भी एग्जाम हाल में ना आपको कठिन लगते हैं या फिर लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको स्किप कर दो, वो उसको आप लीगल मान के स्किप करना। ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन स्किप हो गए इसका मतलब है कि मैं अब एग्जाम से बाहर हूं, नहीं, वो 10 क्वेश्चन आप बाद में कर लोगे जब आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो स्किपिंग इज द की एग्जाम हाल में। अब देखो विदाउट बर्डन एंड हेक्टिक शेड्यूल के आप मॉक देना, ऐसा नहीं कि आपके मॉक में 70 नंबर आ गए तो आप सोच रहे हो कि भाई अगला ही मॉक तुरंत 1 घंटे बाद दूंगा तो मैं 90 ला दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, बर्डन मत लो, उसके बाद मॉक देना, ठीक है। और एग्जाम से 2 से 3 दिन तक मॉक वगैरह मत देना, दिमाग काफी रिलैक्स हो जाता है और अच्छा स्कोर भी होता है। ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन इन 1 गो। देखो सबसे बड़ी हम लोग गलती क्या करते हैं जब एग्जाम देते हैं ना, मान लो कि मैथ या रीजनिंग कोई क्वेश्चन है 4 मिनट लग गया, ठीक है, हम लोग 4 मिनट लगा देते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं, और फिर दोबारा से जब
दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो दोबारा से हम वापस आते हैं तो फिर उसमें 4 मिनट लगाते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपने 4 मिनट तक किया था, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया और सोल्यूशन इतना बड़ा था, तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से फिर से स्टार्ट कर पाओगे? नहीं, आप फिर उस क्वेश्चन को नया स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 4 मिनट उधर गया था, फिर 4 मिनट लगता है, तो टाइम बहुत लॉस होता है। तो आप जब भी क्वेश्चन देखो तो एक बार में डिसीजन बनाओ कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है कि करना है। अगर लगता है कि मैं वाकई में कर पाऊंगा तो करो, एक्सपेरिमेंट मत करो वहां पे, तो आपको टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। स्किप अर्ली, ठीक है। ऑल ऑप्शंस ऑलवेज एलिमिनेट। क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 4 ऑप्शन अगर आपके दे रखे हैं तो आप एलिमिनेशन हर क्वेश्चन में करो कि ये 3 नहीं हो सकता, यही होगा। स्पेशली जीके में हमारा क्या गलती होता है कि जब भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते, हम देखे क्वेश्चन पढ़े भाई यही सही है, हमने इसको देखा ही नहीं, बाद में पता चलता है कि ये तो सिली मिस्टेक होगा। सिली मिस्टेक यहीं पे होती है। तो हमेशा अपनी आदत बनाओ कि चारों ऑप्शन देख के 3 को कट करो और 1 को सही करो। ये वाला स्ट्रेटजी आप अपनाना। डोंट अटेम्प्ट मॉक इन ईगो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर मॉक में कम नंबर आते हैं तो तुरंत ही दूसरा मॉक देने मत बैठ जाओ। थिंक एंड एनालिसिस योर मॉक इन माइंड बिफोर बेड। देखो जब बेड पे जाओ उससे पहले मोबाइल वगैरह साइड करके सोचो कि मैंने क्या क्या गलती की थी और खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये चीज आपको नहीं बता सकता कि आपके अंदर वाकई में क्या मिस्टेक हो रही है और आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो वो चीज आप खुद से सोचना और खुद से इजिली उसको कर सकते हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये वीडियो मैंने बता दी है, इसको देख लेना यार, ये फॉरएवर वीडियो है। इससे अच्छी वीडियो आपको टाइपिंग की इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। एक एक बारीक चीज मैंने ऐड की है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और जो जिनका भी CBAT है ना, CBAT के लिए आपको कोई भी क्लास वगैरह परचेज नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और जैसा रीजनिंग होता है उसी तरीके से होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम स्टेशन मास्टर का एग्जाम देंगे, ये मैंने प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही ऐड कर रखा है पब्लिक करके, तो ये देख लेना, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा एक चैनल है, ये आपको पढ़ा भी रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं इनके, 6000 के आसपास, लेकिन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा CBAT का जो भी क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखा है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो CBAT। और टाइपिंग के लिए मैंने बता दिया सिर्फ 2 चीज़ें, एक टाइपिंग मास्टर से बेसिक सीख जाना और RC नवादा करके जो वेबसाइट है वहाँ पे एग्जैक्ट आपका रेलवे जैसा एग्ज़ाम होता है टाइपिंग का, उसी तरीके से लोग देते हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी परेशान नहीं होना है। आप जब एग्जाम CBAT 2 हो जाए उसके बाद CBAT साथ ही साथ टाइपिंग के लिए लगना है। 20 दिन इनफ है टाइपिंग के लिए और 20 ही दिन से लेके 30 दिन इनफ है CBAT के लिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सारे PDFs और जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।